साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जब भी दुनिया में क्रांतिकारियों का इतिहास लिखा जाता है तो उसे बागी शब्द से याद किया जाता है, लेकिन जनता उसे अपना नायक मानती है, मार्गदर्शक मानती है, उसे दार्शनिक मानती है और अपना कायद, अपना लीडर, अपना नेता मानती है। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को भी सत्ता ने आतंकवादी कहा था और आज भी ये ट्रेडिशन खत्म नहीं हुआ। आज भी अगर आप अनीति के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, व्यवस्था की विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, प्रतिकार करते हैं, तो आज भी सत्ता और पावर के लोग आपको बागी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही नायक की है जिसे सत्ता ने बागी कहा, उग्रवादी कहा, लेकिन आज आसमान फट पड़ा है दोस्तों, तो जमीन भी बिलख रही है, हर आंख पनिया गई है। रांची से लेकर दिल्ली दरबार तक भावुक है, हर कोई अपनी संवेदनाएं जतला रहा है। तो आज ऐसे नायक की ही कहानी हम आपसे साझा करेंगे। ये नायक वही है जिसे आवाम, उनकी जनता प्यार से दिशों गुरु कहती है, यानी कि 10 दिशाओं का गुरु। आप समझ चुके हैं दोस्तों, आज उनकी देह पंच तत्व में विलीन हो रही है और ऐसे समय हम उनकी कहानी साझा करने आपसे बैठे हैं। ये जरूरी है ये बताना कि नायक आसानी से नहीं बनता, जब तक कि जुल्म के खिलाफ, अनीति के खिलाफ, जनता की बात को, जनता की आवाज को अगर आप शब्द नहीं देते हैं, अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तो आप नायक नहीं बनते। जब भी क्रांति होती है और जब भी क्रांतिकारी एक सामाजिक राजनीतिक बदलाव लाता है अपने देश में, अपने सूबे में, अपने समाज में। और ऐसे ही थे गुरुजी शिबू सोरेन, जिनकी शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से और आज समूची दुनिया जो है मातम मना रही है। सिर्फ अपने देश के ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष की ही बात नहीं है, या सिर्फ अपने झारखंड के राज्य के नेताओं की बात नहीं जो विभिन्न दलों के या नेता प्रतिपक्ष हैं या और भी लीडर। दुनिया से भी ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल दुनिया में शोक मनाया जा रहा है। मलाल है कि थोड़ा सा सही और जी लेते गुरुजी। महज 81 साल की उम्र उन्हें मिल सकी। लोग तो 97 साल तक जीते। 80-81 साल में तो लोग मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते, लेकिन ये मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं था। आज भी लोग उनके पास जाया करते थे, राय मशवरा करते थे, वो जो इशारे करते थे, संकेत को समझते थे। अंतिम समय बोलने की स्थिति में नहीं थे, संकेतों से, इशारों से वो बातें किया करते थे। आप फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं अभिषेक सिंह। एक अच्छी आर्टिकल लिखी है इन्होंने गुरुजी पर, तो इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। और मैं भी साथियों आपसे कि जुल्म का अंधियारा जब छटा और कौन छाटा, जब उभर कर सामने आया ये युवा, और क्यों सामने आया, कैसे सामने आया और कैसे बड़ा बदलाव आया झारखंड में और अलग झारखंड बना। जी आप कुछ बातें करें अभिषेक भाई। जी बिल्कुल। नेमरा की मिट्टी में 11 जनवरी 1944 को जब एक बालक ने जन्म लिया तो यह विश्वास से परे था कि उसका जो जीवन है वो संघर्ष से गुजरेगा, लेकिन साथ ही साथ वो झारखंड की स्थापना भी करेगा और उसे एक नया आयाम भी देगा। जबकि देखिए अभिषेक भाई, वो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही गरीब परिवार के थे। आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक थी। पिताजी स्कूल के टीचर थे, दादा की भी ठीक ठाक ज़मीन थी, गुजर बसर अच्छे से हो रहा। जी जी बिल्कुल। लेकिन पिता जो थे सोबरन, यही नाम था संभवतः, सोबरन, और इनका नाम शिवलाल या शिवचरण मांझी था, कहे जाते थे। जी आपने लिखा भी है जी। तो सोबरन स्कूल के टीचर थे और गांधीवादी थे। जी। लेकिन एक बात थी, उसमें महाजनी प्रथा थी। महाजनी प्रथा, शोषण के कुचक्र से जनता, खास करके आदिवासी, पिस रही थी। बिल्कुल बिल्कुल।
सुदखोरी आम थी, जमींदारों का बोलबाला था, सामंतों का बोलबाला था, और सोबरन गांधीवादी थे, सर्वोदयी थे। वो विरोध क्या करते थे? इनके पिताजी। और आपने चर्चा भी की अपने आर्टिकल में कि राजा राम इनके भाई थे बड़े, और ये लोग रामगढ़ में पढ़ा करते थे। गोला के पास नेमरा है, रामगढ़ मतलब उस समय कस्बा ही था, कस्बाई शहर था, वहाँ पढ़ा करते थे। तो एक सर्दियों की शाम में ये गए थे और अनाज जाकर पिताजी पहुँचाया करते थे। तो अनाज पहुँचाने निकले थे पिताजी, तो जो सुदखोर थे, सामंत थे, उन लोगों ने उनकी जान ले ली। एक वहीं की एक ये है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई जनजाति ही है, उनको हथियार बनाकर सामंतों ने, सामंत खुद सामने नहीं आए, अब बहुत ही नृशंस तरीके से। अच्छा, इससे सबसे बड़ी बात ये रही शर्मा जी कि न सिर्फ उनके जान जाने से शिबू सोरेन ने अपने आप को गढ़ा, इस बात को समझा कि इसे एक संगठित तौर पे हमारा आवाज़ जो है उठाना पड़ेगा। उसी के बाद, हाँ, उसके बाद से वो जंगलों में गए, पहाड़ों में रहे, जमीनों पे जहाँ जहाँ आदिवासी दूर दूर थे, सबके साथ गांव-गांव घूमकर उन सबको एकत्र किया, उनको जागरूक किया। और आप देखेंगे 60-70 के दशक में जब महाजनी प्रथा, सूदखोरी, ये सब अपने चरम पे था, तब उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता लगी कि नहीं, हम सबको एकत्र होना है, संगठित होना है और एक निर्णायक दिशा में आगे। और सबसे बड़ी बात, जब घर का गार्जियन चला जाए, जी, पिता का ना होना समझ सकते हैं। आज हेमंत सोरेन जी से को पूछिए, उनको महसूस कीजिए। पिछले वीडियो में देखा कविता में कैसा उनका दर्द फूट पड़ा है। आज भी उनके वीडियोस देखिए, हिल गए हैं, तो पूरा झारखंड हिला हुआ, लेकिन वो पुत्र हैं। तो उस समय शिबू सोरेन की उम्र महज 15 साल 14 साल ये उम्र थी। स्कूल में पढ़ते थे, सूचना मिली कि ऐसी घटना होगी, लौट पड़ते हैं वो। तो अचानक से बरगद होते हैं पिता जो होते हैं, साया उड़िया ना, और अब माँ मजबूर, दादा भी नहीं रहते हैं। तो अब किसी तरह संघर्ष नए सिरे से शुरू होता है, और ऐसे दौर में शुरू हो रहा है जब चारों तरफ कुचक्र है, शोषण का, अत्याचार का, जुल्म का, और शत्रु हैं चारों तरफ, एनिमीज हैं, उनके दुश्मन हैं चारों तरफ। अच्छा, प्रशासन भी मौन, सरकार भी हाँ, बिल्कुल मौन रहती है, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं होता है। सब तो जो आज भी जिनके हाथ, सत्ता किनके हाथ में होती है, जिनके पास पैसा होता है जी, उन्हीं के हाथ में होती है। मसल जिनके पास है, मनी जिसके पास है, उन्हीं के पास पावर है। तब भी यही स्थिति थी। आज सामंतवाद ने पूंजीवाद की शक्ल अख्तियार कर ली। आज सामंत जमींदार नए ढंग से सामने आ रहे हैं, तब उनका सामना उन सामंतों से था, जमींदारों से। तो नए सिरे से लोगों को फिर पहले तो एकदम वो शून्य में चले गए। शिबू से समझ में नहीं आया कि क्या करें, एक बच्चा क्या कर सकता है। लेकिन उन्होंने लगा कि नहीं, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, कि सिर्फ पिता का सवाल नहीं है, पूरी जनता का सवाल है, पूरे ग्रामीण का सवाल है। और धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया, एकजुट करना शुरू किया उसके खिलाफ। समझाया करते थे जी, जब कहीं कोई कानूनी दाव पेच हो या कहीं अनबन हो, तो जगहों पर उनकी आवाज़ बनकर भी उभरते थे। हाँ, वही तो मैं कहानी बता रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों को एकजुट करना शुरू किया, और उसके बाद लोगों को समझाना शुरू किया। और सबसे बड़ी विडंबना क्या थी, आपको बता रहा हूँ उस समय, कि जैसे आपकी ज़मीन है, मजबूरी है, अब पैसे की दिक्कत आपके घर में, आज जेवर देखकर लोग नहीं जाते, सुनार के पास दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं, ज़मीनें रख दी जाती थी। आज आपकी ज़मीन है, अब 500 गुना सूद होता था उसका, 500 गुना। सोच लीजिए, यहाँ पर होता 500 गुना। 6% 10% आप बैंक में देते हैं, लोन लेते हैं, तो नानी मर जाती। 500 गुना। तो अगर आपने दिया है और आपकी ही ज़मीन है और आप मजदूरी कर रहे हैं वहाँ, तो शिबू सोरेन ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उन्होंने एक धनकटनी अभियान शुरू किया, आंदोलन। सबको बताया आदिवासियों के कि आपको तीर धनुष परंपरागत हथियार है। जी, महिलाएं धनकटनी करती थी और चारों तरफ से पुरुष जो है तीर धनुष लेकर उनकी सुरक्षा करते थे। तो ये तहलका समझ गया बिल्कुल। और उस समय उस इलाके में एक दरोगा थे, वो थे आदिवासी, ठीक है, उनकी थोड़ी सी सहानुभूति थी
बरादरीवाद होता है थोड़ा। और उन्होंने देखा भी कि नहीं, ये तो भाई जनता की आवाज़ उठा रहा है, शोषण तो हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जो सामंत थे, जमींदार थे, वो बड़ा परेशान कि अब होगा क्या। और धीरे धीरे उनका ये अभियान बढ़ने लगा, नेमरा से आसपास के गांव, पिटवार, फिर धीरे धीरे धनबाद, कोयलांचल, बोकारो, बरमो और टुंडी तक फैल गया। टुंडी में भी बहुत कुछ किया। टुंडी तक फैल गया। और इसी समय कम्युनिस्ट आंदोलन भी चल रहा था। और वहां पर एक मंजूर हसन थे, कम्युनिस्ट लीडर सीपीआई के, बाहर से पढ़कर आए थे, जबकि परिवार उनका भी जमींदार था। तो बड़ा करीब से देखा था कि शोषण कैसे होता है, जमींदार लोग शोषण कैसे करते हैं गरीबों का, मजबूरों का, असहायों का। तो उन्होंने अपने साथ रखा, उनको समझाया कि शोषण क्या और कैसे लड़ाई लड़ी जाने। और उसके बाद वो चुनाव भी लड़े मंजूर हसन, लेकिन विधायक भी बने रामगढ़ से। लेकिन शपथ लेने से पहले पटना में उनकी हत्या कर दी जाती, शपथ लेने से पहले। अब सोचिए कि सामंतों का, जमींदारों का, माफियाओं का क्या वर्चस्व था, क्या वर्चस्व था। और ये खुद पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। तो जमींदार लोग हस्तक्षेप करके, सरकारी दखल करके, आज आप कहते हैं ना वोट की चोरी कहते हैं, ये तो बहुत पुराना चीज़ है। आज ज़्यादा हो रहा था, अब ज़्यादा चिल्लाने, पहले भी होती थी, पहले भी दबंगों को चलता था, ऐसा नहीं है। तो मात्र 3 वोटों से इनको शिकस्त मिलती है, शिबू सोरेन को हरा जाते। और शिबू सोरेन कैसे कहते, पहले तो कहते हैं कि अपने ही घर से चावल वाले कट्टा माँ करती थी, वही सब बेच कर चुनाव लड़े थे शिबू सोरेन। तो ये जो आंदोलन था कहाँ तक पहुँच गया, टुंडी तक पहुँच जाता है। अब ये तब की बात है कि जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते और नए नए एक डीसी आए धनबाद में, केडी सक्सेना उनका नाम था। उनको बात पता लगी, वो जो जिस दरोगा की चर्चा मैंने की आदिवासी समाज से, उनसे सलाह मशवरा किया कि किसी तरह इनसे बात किया जाए, क्योंकि इनकी बातें अच्छी लग रही हैं। अब क्या कि इतने दुश्मन हो गए थे कि अब जंगल में रहना शुरू कर दिया था, पहाड़ों में, जंगलों में रहा करते थे। तो उन तक मैसेज भिजवाया केडी सक्सेना कि अब उन्हें बताओ कि भाई कब तक रहेंगे, हम लोग साथ हैं, मुख्य धारा में वो आ जाएं, ऐसा है। लेकिन वो डरते थे कि ऐसा ना हो कि हाँ भाई मंजूर हसन विधायक को जब नहीं छोड़ता है, लोग बता लीजिए कि शपथ भी नहीं लेने दिया जीतने के बाद भी, तो हम क्या है। हालांकि चारों तरफ इनके सुरक्षा प्रहरी घेरा होता था तीर धनुष लेकर। तो एक मुलाकात किसी तरह उन्होंने तय करवा दी केडी सक्सेना से। लेकिन उनको कह दिया गया था, गुरुजी ने कह दिया था कि भैया गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग ये सहन नहीं कर सकेंगे। ये पहुंचे, बातचीत की, तो पहले ही बोल दे कि घबरा नहीं, हम गिरफ्तार करने नहीं आए, आपसे बातचीत करने आए। तो बहुत समझाया, नहीं माने। तो फिर एक और मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 25,000 आदिवासी जुटे कि हम गिरफ्तारी इनके नहीं हो रहे। लेकिन गिरफ्तारी नहीं, और इन्होंने फिर भाषण दिया केडी सक्सेना ने भी और समझाया कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन अगर ये मुख्य धारा में आएंगे, लोकतंत्र है, तो एक बड़ा बदलाव समाज में और इस खित्ते में, इस इलाके में आएगा। और इन्होंने इसके लिए जगन्नाथ मिश्रा तक भी बातचीत की, इंदिरा गांधी तक बातचीत की, चिट्ठी तक लिखी सक्सेना ने। लेकिन उन लोगों की इतनी पहुंच थी भाई साहब, फिर ट्रांसफर करवा दिया। जो डीसी थे धनबाद के, उनका ट्रांसफर करवा दिया। अब उसके बाद फिर एक शुक्ला जी को डीसी आते हैं वहाँ पर, फिर ये बताते हैं कि उनको एकदम समर्पण करवाना है ये। तो उसके बाद जो है, हाँ, तो वो भी लगे रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं कि इनका हो जाए। तो फिर इस दौरान और भी कई लोग आ जाते हैं सामने कि एक संताली करके एक संगठन भी बनाया था गुरुजी ने। इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, हाँ, ये जहाँ भी रहे, हाँ, मतलब लोग इनको देखें या नहीं देखें, लेकिन इनके भाषणों को सुन करके या किसी भी माध्यम अब सोचिए, अब जब व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, और टुंडी से लेकर संथाल तक इनकी बात गूंजने लगी। बात भी तो सर ये मुद्दों की करते थे ना। हाँ, नशा के विरोधी। हाँ, बताइए, नशा के विरोधी। सीधा सीधा कहते थे कि जितने महाजन हैं, आपको हाँ, नशा करा के, शराब पिलाकर, हाँ, महुआ पिलाकर, हड़िया का विरोध करते थे।
आपकी जमीन कभी लिखा ले। एक कतरा उन्होंने नशा, हाँ। हड़िया या शराब का सेवन नहीं किया। और न और बता दे रहा हूं, मांस मछली भी नहीं खाते थे। हाँ। और इसका एक किस्सा आपको बता रहा हूं कि कोई पक्षी आ गया था और इनके पिताजी सोबरन जो है उनके बंदूक की नोक से जान चली गई पक्षी। तो बड़ा मर्माहत हुए, बड़ा रोए, वो बालक थे और उसका बिल्कुल अंतिम संस्कार किया गड्ढा उठा को, हाँ। है ना। जी। तब से ना मांस, ना मछली, ना ये नशा, और इसका विरोध, उसका कहते थे शिक्षा। शिक्षा की भी बात वो हमेशा किया करते थे। हाँ, अंधविश्वास के खिलाफ उनका जागरण रहता था। शिक्षा, शिक्षित हो, समाज शिक्षित। देखिए बाबा साहब ने भी कहा ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो यही ये भी कहते थे। मतलब हरिवंश जी लिखते हैं एक जगह पर, हरिवंश जी जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, संपादक भी रहे प्रभात खबर के। रविवार में तब हुआ करते थे, बड़े अच्छी मैगजीन थी, संडे रविवार कलकत्ता से निकलती थी, अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप की। आज भी अमृत बाजार है जिसके ABVP है टीवी, उनकी मैगजीन थे रविवार। उसमें इंटरव्यू किए थे वहाँ से आकर, तब तो अविभाजित भी आता। दो दिन बड़े मार्के की बात उन्होंने लिखी कि इनको डीके सक्सेना कहते थे कि जयपाल सिंह मुंडा है, धरती आबा बिरसा के बाद जयपाल सिंह मुंडा और ये छवि। और एक बड़ा चर्चित सवाल है जो सभी को जानते हैं, दीकू दीकू विरोध होता है ना। तो उनका कहना था दीकू का मतलब ये नहीं है कि हम बाहरी को कहते हैं, हम बाहरी के विरोधी नहीं हैं। हम दीकू यानी कि दिक यानी कि जो तंग करने वाले लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग नहीं है जी। शोषण करते हैं, वो कहीं के हों, यहाँ के झारखंडी क्यों ना हो, अगर शोषण करने वाले हैं तो वो दीकू हैं। अगर बाहर के लोग आए हैं, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। आज एक अलग ट्रेंड चले, दीकू यानी कि सब बाहरी और उसको गाली देना, गरियाना, वो नहीं गुरु जी कहा करते थे। दीकू के जो शोषण करता है, जुल्म करता है, अत्याचार करता है, वो दीकू है। जी बिल्कुल। अब पूरा मैप बताया था उन्होंने। मतलब आप अगर उनकी पूरी जीवनी पढ़ें, अगर जाने, आपको विनोद कुमार ने लिखी, कई लोगों ने लिखी है। विनोद कुमार है, बड़े पत्रकार रहे हैं। समर शेष करके उनका एक उपन्यासी है जो गुरु जी पर केंद्रित है। उसे पूरी कहानी है कि एक नायक, हम लोग दुनिया मानती है, बच्चे ग्वारा को याद करते हैं, हम लोग लेनिन को याद करते हैं, मार्क्स को याद करते हैं, माओ को याद करते हैं, कई क्रांतिकारियों को याद करते हैं, और ये भी उसी श्रेणी के क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांति। हाँ। इनको समय नहीं मिला, स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, और ये जो राजनीति जो होती है और चुनावी रणनीति, गणित हर कोई नहीं जानता। एक आंदोलनकारी क्रांतिकारी वो सब कर लेगा, वो चुनावी रणनीति उसको क्रांति जीता कैसे जाए। क्रांति लाया ही लाया ना, लाया, क्रांति लाया, बिल्कुल। झारखंड बना ना अलग, एक झारखंड अलग बनना। अरे इसकी कहानी देखिए, इसकी एक और कहानी है, सुनिए। इसकी कहानी है कि एकदम अब 2000 के आसपास एकदम इन लोगों ने जिद कर लिया, जब तक सांसद हो गए थे ये, संसद में कहा कि प्रस्ताव सरकार को लाना होगा। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो परेशानी, क्योंकि उससे पहले तक जो है ना यूपीए की सरकार थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ बड़ा प्रोपगंडा कर रही थी, भगौड़े हैं, हत्यारे हैं। वो चिरूडी का एक कांड पुराना था, उसको निकलवाया गया है कि नहीं, और मनमोहन सिंह इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जब पीएम थे मनमोहन सिंह, ये सब ऐसा वैसा बड़ा। अब उसके बाद अब भाजपा की सरकार बन गई, ये सांसद हो गए, है ना। और जैसे आज भाजपा कहती है कि हम ये लागू करेंगे, जैसे पैसा एक्ट की बात होती है, हेमंत रघुवर दास तो खुद थे सीएम, पैसा नहीं किया लागू, अब फिर पैसा की बात कर रहे हैं। तो उसमें अलग झारखंड जो है भाजपा ही अलग करेगी, लेकिन वनांचल नाम होगा, वनांचल भाजपा का था, वनांचल शब्द, झारखंड वनांचल। तो सांसद थे, इन लोगों ने निर्णय लिया कि मानो या कटो, कहा जेएमएम का स्थापना हो गई थी। इसमें A.K. राय जैसे लोग थे, और विनोद बिहारी महतो थे जो शिवाजी समाज चलाया करते थे। विनोद बिहारी महतो भी पहले CPI में थे, और A.K. राय वो भी कम्युनिस्ट आंदोलन से थे। तो इनका रुझान शुरू से लेफ्ट की तरफ रहा। इनके साथ जो लोग रहे, विनोद बिहारी महतो चाहे A.K. राय, एक विचारधारा के, हाँ, समाजवादी विचारधारा जो कि शोषण के खिलाफ होती, ये शुरुआत से रहे थे। तो जेएमएम का स्थापना वगैरह सब हो गई थी, चुनाव में सब हो गया था, संसद में पहुंचे। इन्होंने कहा कि हम चक्का जाम कर देंगे झारखंड में, यहीं से तो सब जाता है खनिज जी, गाड़ी रुक जाएगी, क्या होगा। तो घबरा गई सरकार, और कहा कि यहाँ जंतर मंतर बोल, पूरा यहाँ से लोग चले गए आदिवासी प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली,
बोला घेराव करेंगे संसद भवन का, घेरने चली गई तो एकदम घबरा गया अटल बिहारी की सरकार। तब फिर प्रस्ताव आया। अब प्रस्ताव आया तो अब उस समय उड़ीसा अड़ंगा लगा दिया कि खरसावां और सरायकेला हमको चाहिए। अब वो अटल बिहारी की सरकार में शामिल थी बीजू पटनायक का दल, जो है बीजू पटनायक का दल जो कहा जाता है, पहले उस समय थे बीजू पटनायक, अब तो उनके लड़का है नवीन पटनायक। तो बीजू पटनायक बोले कि खरसाया जो सिंबू में है सरायकेला हमको चाहिए। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, फिर क्यूंझर हमको चाहिए, मयूरभंज हमको चाहिए, हमको दीजिए, हमारा ग्रेटर झारखंड है, इतना भी आप नहीं दे रहे हैं और इसमें भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन अंततः जो है फिर बिल पास हुआ 2000 में, फिर झारखंड का गठन होता है। कुछ और बातें आप बताइए विषय में, कुछ और बातें याद कहने के लिए तो बहुत बातें हैं जी। देखिए, जब भी ये लगे, जब भी ये जुड़े, बात हमेशा आदिवासियों की भलाई की हाँ, बिल्कुल की है। हाँ। आप देखिए ना, जैसे पहली बात हुई शिक्षा की, शिक्षा के लिए जागरूक करना क्यों था इनका, ये हमेशा कहा करते थे आप शिक्षित नहीं होंगे तो लोग आपसे जो है ना कुछ भी लिखवा लेंगे, सेठ हुए, साहूकार हुए, जो पुराने हुए, आपसे क्या लिखवा लेंगे आपको पता ही नहीं है, आप तो शिक्षित हैं नहीं। बात ये हमेशा नशा मुक्ति की करते रहे या नशा विरोधी रहे पूरी तरह से। सीधा सीधा कहना था कि भाई आप नशा करेंगे, आपको पिलाएंगे लोग, हाँ। और क्या करेंगे, आपका जमीन अपने पास। हाँ। पर्यावरण के उस पर भी बोला, बिल्कुल का बहुत प्रेमी रहे हैं पर्यावरण के। आप देखिए इनका जो उस वक्त का जो इनका विजन था वो आज के लिए कितना जरूरी है, बहुत जरूरी, शुरू से लेके चले बहुत जरूरी रहा है। मतलब जो देखिए धरती आबा का जो सपना था, बुआ दिशुम कर कहते हैं ना, इनका भी था, और इनका कोई सब नहीं था ना, जाति के विरुद्ध थे ये, है ना, सबको मिलजुल कर चले, सद्भाव से चले, झारखंडी होना चाहिए। अच्छा, ज्ञान रंजन पे क्या तर्क है इनका? बहुत चर्चा होती है इनके और उनके मित्रता की, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ज्ञान रंजन कांग्रेस के बड़े लीडर थे उस समय, वो 71-72 का दौर है, और उनके पिताजी बड़े गांधीवादी रहे, महेंद्र प्रसाद। तो सौरभ सहाय करके गोला में भी लीडर थे जी। और देखिए, मैं वो डीसी साहब का नाम बोला, केबी या केडी सक्सेना, जो भी केबी या केडी सक्सेना था उनका नाम। हाँ, तो इनको पता लगा ज्ञान रंजन जी को कि वो चाहते मुख्यधारा में है और बड़ा वो करीबी हो गए हैं, है ना। तो फिर ये सहाय जी जो थे गोला में, उनके मार्फत फिर ये ज्ञान रंजन जी भी मिले और फिर लगातार उनका मिलना हुआ, दोस्ती हो गई थी, क्योंकि ये भी समाजवादी थे ज्ञान रंजन जी। और व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ, ज्ञान रंजन जी बड़े लीडर हुए, अध्यक्ष भी हुए, और ज्ञान रंजन जी ने आज जो प्रभात खबर का अखबार निकलता रांची से, बड़ा प्रसिद्ध है झारखंड का, शुरुआत करने वाले ज्ञान रंजन जी हैं। बाद में फिर दूसरी कंपनी ने लिया। तो कई लोग उनको बनाने में जो गुरुजी को कई लोगों का भी हाथ रहा है। और ये देखिए ना, टुंडी, कोयलांचल का इलाका, निमरा, फिर कहाँ संथाल जाते हैं, और संथाल में दिशों में गुरु बनते हैं। नायक वही होता है, घर के अंदर तो सब शेर होते हैं, असली शेर तो वो कि जो दूसरी जगह भी जाकर दहाड़े, तो संथाल में जाकर और उतनी ही लोकप्रिय उतने ही लोकप्रिय हो गए। हाँ, मतलब आज देखिए ना उनके नहीं रहने पर आज समझ में आ रहा है कि क्या लोकप्रियता थी उनकी। किसी के नहीं रहने पर उसकी अहमियत, उसका महत्व ज़्यादा पता है जी। चलिए साथियों, फिर हम कहानी उनकी बताएंगे। हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जाने से पहले वही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।